हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर करा रही हूँ। बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मुद्रा पूर्ति के घटक। मुद्रा पूर्ति के घटक क्या होता है, मुद्रा क्या होती है और मुद्रा पूर्ति क्या होती है, ये इस लेक्चर में आज हम समझेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, कोई भी साधन जिसका मूल्य देश में प्रचलित मूल्य मापक इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार जिसे व्यय करने योग्य रूप में बदला जा सकता है, तरल साधन या लिक्विड एसेट कहलाता है। यहाँ पे बात हो रही है ऐसी चीज़ की जो मूल्य मापक के रूप में प्रयोग की जा सकती है और आवश्यकता अनुसार जिसको व्यय करने योग्य रूप में बदला जा सकता है। मतलब जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसका व्यय कर सके, उसे लिक्विड एसेट कहा जाता है। और इसी आधार पर व्यय करने योग्य सभी साधन मुद्रा है। जब हम व्यय करते हैं और जो एक विनिमय का साधन होता है, एक एक्सचेंज जिसे हम करते हैं चीज़ों का, उसको क्या कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली काम में ली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला मुद्रा ने वस्तु का रूप ले लिया। अब क्या विनिमय का साधन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुद्रा। ठीक है, देखिए अब मुद्रा पूर्ति क्या होती है। मुद्रा पूर्ति से अभिप्राय एक देश में किसी समय विशेष पर प्रचलन में मुद्रा की कुल मात्रा होती है। हम बात कर रहे हैं एक देश की एक समय विशेष में मुद्रा की कुल मात्रा जो प्रचलन में है, मतलब कि एक टाइम ड्यूरेशन में टोटल करेंसी जो है वो चलन में है, प्रचलन में है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है बात, ये क्या हो गई, मुद्रा पूर्ति हो गई। इसमें लोगों के पास नकद मुद्रा तथा व्यापारिक बैंकों के पास चालू खाते में मांग जमा राशियां सम्मिलित होती है। अब प्रचलन में जो मुद्रा है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें आती है एक तो लोगों के पास जो नकद मुद्रा है, इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या है, चालू खाते में मांग जमा राशि सम्मिलित है। ठीक है, बात समझ गए आप। मुद्रा पूर्ति क्या है, किसी समय विशेष में देश में प्रचलन में मुद्रा की कुल मात्रा है। ठीक है, इसमें लोगों के पास नकद मुद्रा तथा व्यापारिक बैंकों के पास चालू खाते में मांग जमा सम्मिलित की जाती है। चलिए, अब मुद्रा के जो पूर्ति के घटक हैं वो क्या है, इनको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जो क्वेश्चन आता है वो ये जो मुद्रा के घटक है M1, M2, M3, M4, इन्हीं से आता है। या तो इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये क्या है, या इनका मैचिंग में आ जाता है, या फिर संकीर्ण मुद्रा या स्थूल मुद्रा क्या है। बस ये 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चलिए, M1 मुद्रा की सबसे संकीर्ण परिभाषा या एक संकीर्ण मुद्रा का मतलब मनी सप्लाई को एक संकीर्ण रूप में हम देखें तो उसमें हम क्या कवर करेंगे, M1 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब M1 में क्या क्या चीज़ें आएंगी। M1 में आएगी जनता के पास चलन मुद्रा, यानी जनता के पास जो चलन मुद्रा है, जो करेंसी है जनता के पास, वो आ जाएगी। प्लस बैंकों में मांग जमा राशि, बैंकों में जो डिमांड राशि है या जो मांग जमाएं हैं वो आएगी। इसके अलावा RBI के पास जो अन्य जमाएं हैं वो आएगी। ठीक है, बैंकों के पास ये जमा राशियां नहीं है, राशियां हैं। ठीक है ना, तो M1 में क्या आएगा, जनता के पास चलन मुद्रा प्लस बैंकों में मांग जमा और RBI के पास अन्य जमा। ठीक है, बात M1 हो गया। अब हम M2 की बात करें तो M2 में M1 आ जाएगा,
यानी कि M1 के जितने भी फैक्टर हैं वो सारे M2 में इंक्लूड होंगे। इसके अलावा डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, पोस्ट ऑफिस में जो जमा राशि होती है वो M2 में कंसीडर की जाएगी। कैसे कंसीडर की जाएगी? देखिए, M2 में क्या आएगा? जनता के पास चलन मुद्रा प्लस बैंकों में मांग जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि और डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, है ना? ठीक है, डाकघर बचत बैंक में जमा राशि। अब हम M3 की बात करें, अगर हम M3 की बात करें बच्चों, तो M3 में क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा। M1 आ जाएगा, यानी जनता के पास चलन मुद्रा आ जाएगी, बैंकों में मांग जमा राशि, RBI के पास अन्य जमा, प्लस क्या आएगा? बैंकों में सावधि जमा। बैंकों में जो सावधि जमा राशियां होती है वो M3 में आएगी। क्लियर है? चलिए, अब M4 क्या है? M4 में M3 इंक्लूड हो जाएगा। M4 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो M3 आ जाएगा। अब M3 में क्या था? M1 हो गया प्लस बैंकों में सावधि जमा राशि हो गया और M3 यहाँ पे हमने प्लस किया और उसके साथ डाकघर में कुल जमा जो राशि है उसको हमने इसमें कंसीडर किया है। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते। M1 के पास है डिमांड, ठीक है, प्लस बैंकों के पास मांग जमा, डिमांड बैंकों की, ठीक है, और प्लस RBI के पास जमा। ठीक है, समझ गए बात को? अब M2 की बात करें तो M1 इसमें इंक्लूड हो गया और डाकघर बचत बैंक में जमा राशि, ये क्या हो गया? M2 हो गया। M3 की बात करें तो M3 में क्या हो गया? M1 हो गया। ये वाला M1, ये वाला M1 हमने कहाँ लिया? यहाँ लिया। और बैंकों में जो सावधि जमा राशियाँ होती है वो M3 में इंक्लूड की जाएगी। M4 की बात करें तो M4 क्या होता है? M3 हो गया, ठीक है, M3 को M4 में इंक्लूड किया जाएगा और डाकघरों में जो कुल जमा राशियां होती है वो M4 में आएगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे हम M1 से M2, M2 से M3, M3 से M4 आते हैं तो क्या होता है? लिक्विडिटी जो है इनकी वो लेस होती जाती है, यानी M1 ज़्यादा तरल है, M2 उससे लेस लिक्विड है, M3 उससे लेस लिक्विड है और M4 उससे भी लेस लिक्विड है। संकीर्ण मुद्रा है कौन सी? M1। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि संकीर्ण मुद्रा कौन सी है तो आप क्या करेंगे? M1 करेंगे। और स्थूल मुद्रा की बात करें, ठीक है, स्थूल मुद्रा की बात करें तो आपको करना है M3। M1 संकीर्ण होती है, M3 स्थूल होती है। क्लियर है? समझ गए बात को? स्थूल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे M1 ऑलरेडी इंक्लूड है, इसके अलावा बैंकों की सावधि जमा राशियों को इसमें इंक्लूड कर लिया है, तो ये एक ब्रॉड मनी हो गया। कौन सा? M3 ब्रॉड मनी है, M1 नैरो मनी है। क्लियर है बात? बस ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है इसमें इतना ही है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको ये जो मुद्रा के जो घटक होते हैं इनको समझा दिया है। अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।